जन्म की बात है। दो भाई थे, शैतान सिंह और बलवान सिंह। दोनों लालची और धूर्त प्रवृत्ति के मनुष्य थे। दोनों भाइयों में शैतान सिंह बड़ा था और अधिक होशियार भी, जबकि छोटा भाई बलवान सिंह मंद बुद्धि था, लेकिन वह हट्टा कट्टा और अधिक बलशाली था। दोनों भाई के नाम उनके कर्म और काया को प्रतिबिंबित करते थे। बलवान सिंह अधिक बलशाली था, लेकिन बड़ा ही आज्ञाकारी था। कह सकते हैं कि वह बड़े भाई का वफादार था। दिनों दिन उन दोनों भाइयों की धूर्तता, लूटपाट और हत्याओं का कुकृत्य बढ़ता जा रहा था। वे दोनों अपने राज्य में अपराध और आतंक का पर्याय बन गए थे। आए दिन उनकी शिकायत राज दरबार में पहुंचती थी। राजा भी इस बात को लेकर चिंतित रहने लगे थे, लेकिन आज तक वे दोनों भाई पकड़ में नहीं आए थे। कई बार वेश बदलकर सैनिकों को चकमा देकर बच निकलते थे और कई बार हाथ आते आते फरार हो जाते थे। कहा जाए तो अभी उनका वक्त बलवान चल रहा था। एक दिन जब राजा अपने मंत्रियों, राजकुमारों और अन्य दरबारियों के साथ दरबार में उपस्थित थे और किसी महत्वपूर्ण विषय पर गंभीर चर्चा कर रहे थे, उसी समय एक सैनिक एक गुप्तचर का संदेश लेकर सभा में उपस्थित होता है। सैनिक बोला, महाराज की जय हो। एक विशेष गुप्तचर कोई खास सूचना लेकर आया है और वह तत्काल आपसे मिलने की आज्ञा चाहता है। राजा बोले, ठीक है, उसे ले आओ। शीघ्र गुप्तचर वहां हाजिर होता है। वह महाराज का अभिवादन करता है। तत्पश्चात वह राजा का इशारा पाकर अपने चेहरे से नकाब हटाता है और अपना परिचय देने के बाद संदेश की गंभीरता और महत्व को उजागर करता है। फिर वह कहता है, शैतान सिंह और बलवान सिंह वेश बदलकर पड़ोसी राज्य की राजकुमारी की शादी में शामिल होने की योजना बनाई है। वे दोनों वहां शादी समारोह में कीमती आभूषणों और जवाहरातों पर हाथ फेरना चाहते हैं। संदेश सुनकर सब लोग स्तब्ध रह जाते हैं। मंत्री बोलता है कि अब ये दोनों दूसरे राज्यों में भी अपना हाथ आजमाना चाहते हैं और वह भी शाही समारोह में। अगर वे दोनों वहां अपनी योजना में सफल हो जाते हैं तो उनका मनोबल और बढ़ जाएगा, और यदि पकड़े भी जाते हैं तो अपने राज्यवासी होने के कारण राज्य की बदनामी होगी। इस कारण उन्हें रोकना जरूरी है। मंत्री की बात को काटते हुए राजा बोलता है कि उन्हें रोकने से ज्यादा महत्वपूर्ण उन्हें बंदी बनाना है। इसलिए मैं सेनापति बहादुर राय को यह आदेश देता हूं कि वह सेना की एक विशेष टुकड़ी बनाए, जिसमें सभी बहादुर घुड़सवार सैनिकों के साथ यह गुप्तचर भी शामिल हो, और आप हमारे प्रतिनिधि के रूप में शादी समारोह में शामिल होने जाएं। हाँ, लेकिन याद रहे, हर किसी की पहनावा आम जन की तरह हो, जिससे वो दोनों भाई किसी को पहचान ना सके। दोनों भाई शैतान सिंह और बलवान सिंह पड़ोसी राज्य की राजधानी जाने की तैयारी में जोर शोर से लगे हुए थे। इसके लिए उन्होंने गुप्त रूप से बहुत खरीदारी भी की। उन्होंने नए नए राजसी पोशाक, पगड़ी, जूते, आभूषण आदि की खरीदारी की। इस नए परिधान में वे दोनों राजकुमार प्रतीत हो रहे थे। शादी से 2 दिन पूर्व रात के समय दोनों भाई चुपके से अपने अपने घोड़े पर सवार होकर पड़ोसी राज्य के लिए निकल पड़े। उन्होंने नए परिधानों को गठरी में बांध लिया था ताकि रास्ते में उन्हें कोई पहचान न ले। 2 दिन की लंबी यात्रा करके वे दोनों भाई पड़ोसी राज्य की सीमा में दाखिल हुए, लेकिन अभी भी उस राज्य की राजधानी से 20 मील दूर थे। दोपहर के 12 बज रहे थे। दोनों भाई एक छोटे से नगर के बाहर सड़क किनारे एक छायादार पेड़ के नीचे आराम करने के लिए रुके। वहां पर उन्होंने कुछ खाने के बाद 2 घंटे तक विश्राम किया। उसके बाद वहीं पर अपने पोशाक बदल लिए। इसके बाद राजधानी की ओर कूच कर गए। रास्ते में जिस किसी की उन पर नजर पड़ती वह समझ जाते कि ये दोनों राजकीय मेहमान हैं।
हर जगह उन्हें आदर मिल रहा था। संध्या के समय वे दोनों शाही समारोह स्थल पर पहुंचते हैं। वहां की भव्यता देखकर उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। राजमहल की सजावट, उसकी सुंदरता, उसकी भव्यता को आकर्षक तरीके से बढ़ा दिया था। समारोह में शामिल होने के लिए देश प्रदेश से हजारों मेहमान आए हुए थे। संगीत की महफिल जमी हुई थी। खान पान के व्यंजनों को आलीशान ढंग से परोसा गया था। सुरा सुंदरी के मेल से समारोह स्थल इंद्रलोक का आभास करा रहा था। वायु इत्र से सुगंधित थी। आने वाले मेहमानों का स्वागत पुष्प वर्षा और इत्र के छिड़काव से किया जा रहा था। युवक युवतियों का सजीला झुंड देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे धरती अप्सरा लोक में तब्दील हो गई हो। इन हजारों मेहमानों में 2 बहरूपिया मेहमान भी शामिल थे, लेकिन उनकी पहनावा, उनके चाल ढाल और राजसी ठाड़ देखकर यह अनुमान लगाना बहुत मुश्किल था। उनके साथ ही सेनापति बहादुर राय भी अपने गुप्तचर और सैनिकों के साथ समारोह में उपस्थित थे। गुप्तचर दोनों भाइयों की हर गतिविधि पर नजर बनाए हुए थे और समय समय पर इसकी सूचना अपने सेनापति को दे रहे थे। समारोह अपनी पूरी रंगीनियत और रवानी के साथ चल रहा था। रात के 12 बजने वाले थे। समारोह में उपस्थित मेहमान भोजन के बाद विश्राम करने के लिए अपने अपने विशेष कक्षों में चले जाते हैं। दोनों भाई इसी समय की ताक में बैठे थे। इस दौरान शैतान सिंह बड़ी चपलता से शीतल जल में नशा की गोली मिलाकर मेहमानों के कक्ष में भेज देता है। पानी पीकर सभी मेहमान गहरी नींद में सो जाते हैं। अनुकूल समय पाकर शैतान सिंह ने बलवान सिंह को मेहमानों के कक्ष में भेजा और सभी के कीमती आभूषण जवाहरात लेकर चंपत हो गया। गुप्तचर का इशारा पाकर सेनापति बहादुर राय भी उनके पीछे चल पड़ा। घोर अंधेरी रात में जंगल के रास्ते शैतान सिंह और बलवान सिंह राजधानी से निकलने में सफल हो जाते हैं, लेकिन रास्ते में आने वाली आगे के खतरों से दोनों भाई अनजान हैं। सावधानी पूर्वक और तेज गति से घोड़ों को दौड़ाते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। जंगल के मार्ग पर उन्हें 3 मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा और इन मुसीबतों से वे दोनों एकदम अनभिज्ञ थे। पहली मुसीबत, लुटेरों का एक दल जंगल में उनका इंतजार कर रहा था। उस दल का मुखिया आश्वस्त था कि वे दोनों जंगल में इस पेड़ के पास जरूर आएंगे, क्योंकि दोपहर के समय जब वे दोनों भाई जिस पेड़ के नीचे विश्राम किए थे उससे थोड़ी दूर एक पेड़ पर लुटेरों का सरदार बैठा था। अनजान लोगों को देख वह छिप गया था और उनकी गतिविधियों पर नजर रख रहा था। वह दिन में जंगल से लकड़ियां लाकर नगर में बेचने का काम करता था। इस प्रकार वह लोगों की नजरों में लुटेरा नहीं, एक लकड़हारा था। उसने शैतान सिंह के जाने के बाद उस पेड़ पर छिपाए गए उसकी गठरी की जांच की थी, जिसमें पुरानी पोशाक और कुछ औजार भी थे। गठरी की जांच के बाद उसको विश्वास हो गया था कि ये दोनों राजकुमार नहीं हैं, बल्कि राजकुमार के भेष में लुटेरे हैं और लूट के बाद अपना छिपाए गए गठरी को लेने वे दोनों यहाँ जरूर आएंगे। उसके बाद ही उसने अपने दल के साथ उन दोनों भाइयों को लूटने की योजना बनाई थी। रात होते ही वह अपने साथियों के साथ पास के एक पेड़ पर आ बैठा था और उन दोनों भाइयों का इंतजार कर रहा था। लगभग 2 घंटे की यात्रा के बाद दोनों भाई जंगल के मार्ग में पड़ने वाले उस पेड़ के पास पहुंचते हैं, जहां दिन में विश्राम करने के लिए रुके थे और अपनी पोशाक बदली थी। वहां दोनों भाई घोड़े से उतरते हैं, अपने अपने घोड़ों को पेड़ की ओट में छिपाकर बांध देते हैं। उसके बाद शैतान सिंह बलवान सिंह को नीचे चौकस रह निगरानी करने का आदेश देता है और स्वयं पेड़ पर चढ़ जाता है। पेड़ पर रखे अपने पुराने कपड़ों और औजारों की गठरी नीचे उतारता है। तभी सड़क मार्ग पर तेज दौड़ते घोड़ों की पदचाप सुनाई पड़ती है। आवाज सुनकर
दोनों भाई छिप जाते हैं। घुड़सवारों का दल तेज गति से आगे बढ़ जाता है। उनके जाने के बाद दोनों भाई गठरी से निकाल अपने अपने पुराने कपड़े पहन लेते हैं। अपने अपने तलवार और छुरा कमर में बांध लेते हैं। शैतान सिंह आभूषणों और जवाहरातों की एक गठरी बनाकर बलवान सिंह के पेट पर अच्छी तरह बांध देता है। नए कपड़ों की एक दूसरी गठरी बनाकर अपने पेट पर बांध लेता है। अब अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर जैसे ही आगे बढ़ना चाहता है कि कुछ लोग उन्हें चारों ओर से घेर लेते हैं। ये लोग लुटेरे हैं और सबके हाथ में तलवारें थी। वे लोग उन्हें गठरी देने के लिए कहते हैं। ऐसा नहीं करने पर जान से मारने की धमकी देते हैं। लेकिन शैतान सिंह और बलवान सिंह को यह कतई मंजूर नहीं था। दोनों भाइयों ने अपनी अपनी तलवारें निकाली और उन लुटेरों पर टूट पड़े। रात के अंधेरे में सुनसान जंगल में घमासान युद्ध आरंभ हो गया। तलवारों की गूंज सन्नाटे को चीर रही थी। सुनसान वन में एकाएक तलवारों की टकराहट सुनकर आसपास के पेड़ों पर बैठे परिंदे भय के मारे उड़कर भागने लगे। शैतान सिंह तलवारबाजी में पारंगत था। उसकी फुर्ती और बलवान सिंह के शक्तिशाली प्रहार का सामना लुटेरे ज्यादा देर नहीं कर सके। दोनों भाइयों ने लुटेरों को धराशाही कर दिया और सरपट अपने मार्ग पर आगे बढ़ गए। शैतान सिंह और बलवान सिंह का पीछा करते हुए सेनापति अपने गुप्तचर और सैनिकों के साथ नगर के बाहर जंगल मार्ग पर पहुंच जाता है। लेकिन वह अच्छी तरह जानता है कि उन दोनों भाइयों को पकड़ना आसान नहीं है। घोर अंधेरी रात है और उनके लिए रास्ता भी अनजाना है। साथ ही लंबी यात्रा करनी है। यदि लगातार भी चला जाता तो उनके राज्य की राजधानी पहुंचने में कल दोपहर हो जाती। साथ ही इसी रास्ते में उन दोनों भाइयों को पकड़ना भी है। इन्हीं बातों पर विचार करने के लिए सेनापति एक जगह रुकता है और इस संबंध में अपने लोगों से विचार विमर्श करता है। उसी दौरान जासूस बोला, सेनापति महोदय, मेरे विचार में हमें अपने सैनिकों को 2 भागों में बांट देना चाहिए। सेनापति बोले, ऐसा क्यों? जासूस बोला, ऐसा इसलिए कि एक टुकड़ी को तेज गति से पीछा करने के लिए उनके पीछे भेजा जा सके। सेनापति बोले, फिर दूसरी टुकड़ी क्यों? जासूस बोला, हो सकता है कि पहली टुकड़ी की भनक पाकर वे दोनों भाई जंगल में छिप जाएं और बचने में सफल हो जाएं। सेनापति ने कहा, हाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन जब अगली टुकड़ी का पूरे जंगल मार्ग में उन लोगों से सामना नहीं होता है तो वे कहाँ रुकेंगे? जासूस बोला, वे आगे बढ़ते जाएंगे और अपने राज्य की सीमा पर दूसरी टुकड़ी का इंतजार करेंगे। जैसे ही वे दोनों भाई उसी रास्ते से गुजरेंगे और उस समय तक सुबह भी हो जाएगी। अतः वहां पहली टुकड़ी का सामना उन दोनों भाइयों से जरूर होगा यदि वे चौकस रहे। सेनापति बोला, हाँ मैं आपके विचार से सहमत हूं। सेनापति 6 सैनिकों की एक टुकड़ी बनाता है और जासूस के सलाह के अनुसार उस टुकड़ी को जंगल मार्ग पर तेजी से बढ़कर दोनों भाइयों को पकड़ने का आदेश देता है। वह टुकड़ी तेज गति से जंगल मार्ग पर बढ़ जाती है। सेनापति और जासूस दूसरी टुकड़ी के साथ थोड़ी देर बाद सामान्य गति से जंगल मार्ग पर पहली टुकड़ी के पीछे चल देते हैं। सुनसान घोर अंधेरी रात में 2 घंटे की यात्रा के दौरान दूसरी टुकड़ी का पहली टुकड़ी से कोई मुलाकात नहीं होती और ना ही उन दोनों भाइयों की कोई सूचना मिलती है। लेकिन और कुछ दूर की यात्रा करने पर सेनापति को कुछ आवाज सुनाई पड़ती है। आवाज सुनकर वे लोग रुक जाते हैं। ध्यान से सुनने पर उन लोगों को कुछ लोगों के दर्द से कराहने की आवाज सुनाई पड़ती है। वे लोग चौकस होकर उस दिशा में आगे बढ़ते हैं जिधर से आवाज आ रही थी। वहां पहुंचकर जो नजारा देखते हैं सभी लोग हतप्रभ रह जाते हैं। वहां 8 लोग खून से लथपथ घायल थे और दर्द से करा रहे थे। अंधेरे जंगल में छत विच्छत पड़े 6 लुटेरे दर्द से करा रहे थे।
उनमें कुछ बेसुध पड़े थे और कुछ खुद को पेड़ के तने से टिका कर बैठे हुए थे और अपने साथियों के होश में आने का इंतजार कर रहे थे। तभी सेनापति अपने सैनिकों के साथ वहां पहुंचता है और सैनिक उन लुटेरों को घेर लेते हैं। यह देखकर घायल लुटेरे डर जाते हैं। तने की ओट में बैठा लुटेरों का सरदार मन ही मन सोचता है कि यह नई मुसीबत कहां से आ टपकी। सेनापति बोले, कौन हो तुम लोग और तुम लोगों की यह हालत किसने बनाई? लुटेरों को धमकाते हुए। लुटेरों का सरदार बोला, हम लोग लुटेरे हैं। कुछ देर पहले 2 घुड़सवार लोग यहाँ आए थे। उनके पास कीमती आभूषणों की एक गठरी थी। उनसे हमारा युद्ध हुआ था। उन लोगों ने ही हम लोगों की यह हालत कर दी है। सेनापति बोला, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे थे? लुटेरों का सरदार बोला, उन दोनों यानी शैतान सिंह और बलवान सिंह के आने का इंतजार कर रहे थे ताकि उनसे कीमती चीजों को लूट सकें। सेनापति ने कहा, लेकिन तुम्हें यह जानकारी कैसे मिली कि उन दोनों के पास कीमती सामान है और वे लोग यहाँ जंगल में क्यों आए थे? लुटेरों का सरदार बोला, आज दोपहर के समय भी वे दोनों यहाँ आए थे। यहाँ पर उन्होंने विश्राम करने के बाद अपने कपड़े बदले थे और अपने पुराने कपड़े और औजारों की गठरी इस पेड़ पर छिपाई थी। उस समय मैं बगल के पेड़ पर लकड़ी तोड़ रहा था, लेकिन उन दोनों को देखकर छिप गया था और उनकी गतिविधियों पर नजर रख रहा था। उनके जाने के बाद मैंने उनकी गठरी की जांच की थी, जिससे मुझे विश्वास हो गया कि वे दोनों राजकुमार के वेश में लुटेरे हैं और अपना काम हो जाने के बाद यहाँ जरूर आएंगे। इसलिए हम लोग यहाँ उनका इंतजार कर रहे थे। जासूस बोला, लेकिन कुछ देर पहले एक सैन्य टुकड़ी बगल के रास्ते से गुजरी थी। क्या उनकी नजर तुम लोगों या उन दोनों पर नहीं पड़ी थी? लुटेरों का सरदार बोला, जब वे दोनों सामानों की गठरी बांध रहे थे उसी समय हम उन पर हमला करने वाले थे, लेकिन अचानक दौड़ते घोड़ों की पदचाप सुनकर हम पेड़ पर ही छिपे रहे और घुड़सवार आगे बढ़ते चले गए। शायद वो सैनिक ही होंगे। आवाज सुनकर वे दोनों भाई भी झाड़ियों में छिप गए थे। सेनापति बोला, मतलब वे दोनों भाई हमारी पहली सैन्य टुकड़ी से बच गए। जासूस की ओर देखते हुए सेनापति ने कहा। जासूस बोला, हाँ, लेकिन अपने प्रदेश की सीमा पर उन दोनों का सामना अपनी पहली सैन्य टुकड़ी से अवश्य होगा। सेनापति ने कहा, हाँ, और शायद वहां उन दोनों को पकड़ने में हम कामयाब हो पाएंगे। अब हमें यहां से चलना चाहिए। लुटेरों को उनके हाल पर छोड़कर सेनापति आगे बढ़ जाता है। रास्ते में वह अपने सैनिकों को निर्देश देता है कि रास्ते में दिखाई पड़ने वाले संदिग्ध लोगों और वस्तुओं पर ध्यान देना है, उसकी जांच करनी है, उसके बाद ही आगे बढ़ना होगा। चलते चलते सुबह हो जाती है, लेकिन रास्ते में उन लोगों का सामना शैतान सिंह और बलवान सिंह से नहीं होता है और ना ही पहले सैन्य टुकड़ी से मुलाकात होती है। अपनी योजना के अनुसार सेनापति अपनी दूसरी सैन्य टुकड़ी के साथ अपने प्रदेश की सीमा की ओर बढ़ता जाता है। रास्ते में एक नदी आती है। नदी को देखकर नित्य क्रिया के उद्देश्य से सेनापति वहां कुछ देर रुकता है। नित्य क्रम और थोड़ी देर के विश्राम के बाद जब सेनापति आगे बढ़ने का निर्देश देता है, उसी समय नदी के किनारे से लौटते हुए एक सैनिक जासूस को कुछ इशारा करता है। जासूस के पास आने पर वह सैनिक उसे नदी के किनारे ले जाता है और वहां उसे कुछ निशान दिखाता है। यह देखकर सेनापति भी वहां पहुंच जाता है। नदी किनारे 2 घोड़ों के खुरों के निशान होते हैं और 2 लोगों के पैरों के निशान भी दिखाई पड़े। उन निशानों के आधार पर जासूस और सेनापति यह निष्कर्ष निकालते हैं कि शैतान सिंह और बलवान सिंह नदी किनारे आए थे और अभी भी हमसे आगे आगे चल रहे हैं। जासूस सेनापति से कहता है कि अब हमें अपनी गति बढ़ानी चाहिए, इससे हम शीघ्र उन दोनों भाइयों तक पहुंच पाएंगे। मित्रों, कथा का यह भाग आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। आगे की कथा सुननी है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों,
आपको यह कथा कैसी लगी, अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।